अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बहराइच तशद्दुद मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 मुलजिमीन का एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया। इस एनकाउंटर के दरमियान दोनों मुलजिमीन ज़ख्मी हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में बगैर इलाज दाखिल कराया गया। पुलिस ज़रा का कहना है कि दोनों मुलजिमीन नेपाल फरार होने की कोशिश कर रहे थे। जिन मुलजिमीन को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया उनमें बहराइच तशद्दुद का कलीदी मुलजिम सरफराज भी शामिल है। दूसरे जख्मी मुलजिम का नाम तालिब बताया जा रहा है। दोनों को नानपारा CHC में दाखिल कराया गया है और बताया जा रहा है कि गोली पैर में लगी है। कुछ रिपोर्ट्स में सरफराज की हालत संगीन बताई जा रही है। इस एनकाउंटर वाक़े पर सरफराज की बहन ने सवाल उठाया। उसका कहना है कि सरफराज की गिरफ्तारी तो पुलिस ने चाशुम्बे के रोज़ ही कर ली थी। बहराइच में जिस मकान मालिक अब्दुल हमीद पर राम गोपाल मिश्रा के कत्ल का इल्ज़ाम है, उसकी बेटी रुखसार का बहुत अहम बयान मीडिया के सामने आया। रुखसार का कहना है कि चाशुम्बे के रोज़ 4 बजे मेरे वालिद अब्दुल हमीद, मेरे 2 भाई सरफराज, फ़हीम और उनके एक और दीगर नौजवान को उत्तर प्रदेश STF ने उठा लिया था। सरफराज के एनकाउंटर से कबल उसकी बहन ने यह बयान में कहा था कि मेरे वालिद और मेरे देवर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन किसी भी थाने से उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। हमें डर है कि उनका एनकाउंटर करके कत्ल किया जा सकता है। सिक्योरिटी से मुतालिक भी उन्होंने अपील की। बहरहाल जिस अस्पताल में सरफराज और तालिब का इलाज हो रहा है वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस और PAC की टीम मुस्तैद है। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहां किसी के जी अभी उपचाराधीन है, घायल है। डॉक्टर साहब क्या नाम था आरोपियों? नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब दोपहर में। समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत अगर बरवक्त कार्रवाई करती तो बहराइच तशद्दुद मामले में किसी की जान नहीं जाती। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर अपनी नाकामियों से पर्दापोशी के लिए किया गया है और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर,
तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? कहाँ की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इस सिलसिले में मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मरकज से सिफारिश की है। मरकजी हुकूमत ये सिफारिश मंजूर कर लेती है तो 10 नवंबर को जस्टिस खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभाल लेंगे। वो मुल्क के 51वें सीजेआई होंगे। डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सीजेआई के ओहदे से सुबुकदोश होने वाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद संजीव खन्ना इस ओहदे पर 13 मई 2025 तक बरकरार रहेंगे, यानी वो इस बाविखार ओहदे की जिम्मेदारी 6 महीनों तक अदा करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कायम ज़ाब्तों के तहत सीजेआई से गुज़िश्ता जुमे को गुजारिश की थी कि वो अपने जानशीन का नाम बताएं। उसी के जवाब में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को नया सीजेआई बनाने की सिफारिश की है। जस्टिस संजीव खन्ना की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट में तरक्की पाने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। संजीव खन्ना की पैदाइश 14 मई 1960 को हुई। उनके वालिद जस्टिस देवराज खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनकी मां सरोजा खन्ना LSRDU में लेक्चरर थी। यहीं से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। संजीव खन्ना ने 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लॉ में दाखिला लिया। बिहार के सीवान और छपरा में जहरीली शराब पीने के नतीजे में 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सीवान में 20 अफराद की जबकि छपरा में 8 अफराद की मौत हुई है। यह वाक़या बिहार में शराबबंदी के सख्त क़वानीन के बावजूद पेश आया जो 2016 में नाफिज किया गया था। मरने वालों में से अक्सर का ताल्लुक छोटे गाँवों और महल्ले से है जहाँ लोग ज़्यादातर इज्तिमाई तौर पर शराब पीने की आदत रखते हैं। हालिया हलाकतों के बाद मकामी लोगों का कहना है कि शराब मुमकिना तौर पर गैर कानूनी तौर पर तैयार की गई जो जहरीली थी। मुतासिर अफराद को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया जहाँ कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्पिरिट है वो इंडस्ट्रियल स्पिरिट बताया जा रहा है, तो उसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग जांच कर रहे हैं। हाँ सर, ये बताइए कि जो घटना हुई है, घटना को लेकर क्या अपडेट है और अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले में किया? देखिए, मशरक में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर जो इब्राहिमीपुर है वहाँ पर ऐसी घटना सामने आई जिसमें 5 लोगों की अब तक जो है ये संदेहास्पद पेय पदार्थ पीने की वजह से मृत्यु की बात आ रही। इसको लेकर के वहाँ पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहाँ के ALTF प्रभारी हैं उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ SIT का गठन किया गया है जो एडिशनल SP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी है जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा 13,500 लीटर से ऊपर पाश जो कि घोल होता है उसको भी नष्ट किया गया है और इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो हमारा ये महासमकालीन अभियान लगातार जारी है। उनके क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी उस पर जो है लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस और उत्पाद विभाग के साथ मिलकर के इस पर निगरानी की जा रही है। इसमें और अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें FIR दर्ज किया गया है मशरक थाना में जिसमें कि 8 नाम
रियासती काबीना का इजलास 23 अक्टूबर को मुनक्किद होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में शाम 4 बजे काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास की सदारत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी करेंगे, जिसमें वुज़रा और मुताल्लिका महकमों के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। काबीना के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर गौर व खौज करने का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS, BJP और मजलिस समेत अपोजिशन जमातों को असेंबली में मूसा नदी की बहाली के मंसूबे पर खुली बहस की दावत दी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपने खदशात और तजावीज़ असेंबली में पेश करे, बजाय इसके कि गलत मालूमात फैलाए। उन्होंने जोर दिया कि उनकी हुकूमत इस मंसूबे के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। आज सेक्रेटेरिएट में मूसी रिवर फ्रंट मंसूबे पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मूसा नदी की बहाली न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने अपोजिशन पर गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए वाज़ेह किया कि इस मंसूबे पर 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च होने के दावे झूठे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये आदाद व शुमार कहाँ से आए हैं और बताया कि हकीकत में 5 ग्लोबल कंपनीज के साथ तय पाने वाले टेंडर की कुल रकम 141 करोड़ रुपए है। वज़ीर आला ने मज़ीद वजाहत की कि 5 कंपनियां मूसी की बहाली के लिए एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर रही हैं, जिसमें 18 माह का स्टडी शामिल है। इसके बाद ये कंपनियां अगले 5 साल तक मंसूबे की निगरानी और मुशावरत फराहम करेंगी ताकि इसकी कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी की बहाली से न सिर्फ नदी की हालत बेहतर होगी बल्कि आलमी सतह पर हैदराबाद की साख में इजाफा होगा, सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। అనంతగిరి కొండల్లో రామలింగేశ్వరుడి దగ్గర మొదలైన ఈ నదులు మూసి వాస్తవంగా మూసా అంటే మోసెస్, ఇంకొక నది ఉంది ఈసా అంటే యేసు. అనంతగిరి కొండల్లో రామలింగేశ్వరుడు శివుడి పాదాల నుంచి మొదలైన ఈ నదులు మూసా, మోసెస్, యేసు వీళ్ళందరి కలయికతో ఈరోజు హైదరాబాదు నగరంలో ప్రవహించుకుంటూ మక్కా మసీదును దాటుకుంటూ మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా ఉన్న ఈ మూసా, ఈసా నదుల యొక్క సంగమమే కృష్ణానది జలాలతో పాటు ప్రవహిస్తూ పోయే ఈ మూసీ రివర్ ఒక అద్భుతము. ఈ భవిష్యత్తు ఆశాజనకంగా ఉండడానికి అవసరమైన ప్రణాళికలు రచించాలని ఆలోచన మా ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. ఉన్న పలంగా అర్ధరాత్రి పూట ఉప్పెనలాక కమ్మేసి వాళ్ళను పోలీసులతో గుర్రాలతో తొక్కిచ్చి కొట్టించి మల్లన్న సాగర్, వేముల ఘాట్ ప్రాంతానికి చాలాసార్లు నువ్వు ఈడికొస్తావా, నువ్వు ఆడికొస్తావా అని అడుగుతున్నారు. ఈడికొస్తావా ఆడికొస్తావా కాదు, ఏటిగడ్డ కిష్టాపూర్కైనా, వేముల ఘాట్కైనా, మల్లన్న సాగర్కైనా, రంగనాయక సాగర్కైనా, కొండ పోచమ్మకైనా నేను వస్తా, సెక్యూరిటీ లేకుండా వస్తా. సిద్దిపేటలో కట్టిన రంగనాయక సాగర్కు రమ్మన్నా వస్తా, గజ్వేల్లో కట్టిన కొండపోచమ్మకైనా వస్తా, వేమ్లఘాట్ ఏటిగడ్డ కిష్టాపూర్లో రోజుల కొద్దీ నేను దీక్షలు చేసిన ఆ రోజు వేమ్ల ఘాట్కైనా వస్తా, ఎక్కడికైనా నేను వస్తా. మీరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మీ ప్రాంతానికి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది లేకుండా రేవంత్ రెడ్డిగా నేను వస్తా, మీరు రండి, రచ్చబండ నిర్వహిద్దాము. మీరు ఎట్లాంటి దుర్మార్గం ఆ 10 సంవత్సరాలలో. चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि 21 से 27 अक्टूबर तक होने वाले ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात को किसी भी किस्म की गलतियों के बगैर इंतहाई मोहतात तरीके से मुनक्किद किया जाए। ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने ज़िला कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और मुताल्लिका अहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायज़ा लिया। इस इजलास में TSPSC के चेयरमैन महेंद्र रेड्डी, अरकान DGP जितेंद्र, कमीशन के सेक्रेटरी नवीन निकोलस और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बताया कि ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात में 34,383 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि HMDA के दायरे कार में 46 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि किसी भी किस्म की गलतियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने कानून साज काउंसिल महेश कुमार गौड़ ने आज गांधी भवन में ग्रुप 1 उम्मीदवारों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुनने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तकर्रुरात अमल में लाएगी।
ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने महेश कुमार गौड़ को बताया कि जियो 29 और 55 से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव और हरीश राव से सवाल किया कि बीआरएस हुकूमत के दौरान ग्रुप 1 के तहत कितने तकर्रुरात किए गए, उसकी वजाहत करें। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से रेजिडेंशियल स्कूल्स बंद करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और बताया कि हुकूमत मौजूदा स्कूलों को बरकरार रखते हुए SC, ST, BC अक़लियतों और जनरल इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूलों के क़याम के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। ग्रुप 1 उम्मीदवारों के ग्रुप ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव से तेलंगाना भवन में मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि वो हुकूमत पर दबाव डालें कि ग्रुप 1 मेन इम्तिहान को मुलतवी किया जाए। उम्मीदवारों ने प्रीलिम इम्तिहानात से पैदा होने वाले मसाइल जैसे सवालात के पर्चों में गलतियां और जियोज 29 और 55 के हवाले से इब्हाम पर अपनी तशवीश का इजहार किया। कई दिनों से उम्मीदवार मेन इम्तिहानात को दोबारा शेड्यूल करने का मुतालबा कर रहे हैं, जो कांग्रेस की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत के तहत 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। इन मुतालबात के बावजूद रेवंत रेड्डी हुकूमत अपने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात मुनक़िद कर रही है। चारशंबे की शाम ये सूरत हाल उस वक्त संगीन हो गई थी जब सैकड़ों उम्मीदवार सड़कों पर निकल आए और इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पुलिस ने कुछ एहतजाजी उम्मीदवारों को गिरफ्तार करके बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। तेलंगाना फिशरीज कॉरपोरेशन के सदर मेट्टू साई कुमार ने वाजे किया कि रियासत भर में तमाम तालाबों में मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवरात्रि से मछलियों की तकसीम का अमल शुरू किया गया है। हर तालाब में मौसमी हालात के मुताबिक मियारी मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि पिछली बीआरएस दौरे हुकूमत में झींगों की तकसीम में हुई बेकायदगियों के सिलसिले में विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर हरीश राव धोखेबाज हैं। उन्होंने पूछा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान कितनी मछलियाँ तालाबों में छोड़ी गईं, उनकी तफसीलात हरीश राव क्यों नहीं बता रहे हैं। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास यादव और हरीश राव ने फिशरीज डिपार्टमेंट में करोड़ों का गबन किया। उन्होंने कहा कि इस बार हुकूमत हर तालाब के मौसमी हालात के मुताबिक ही खास किस्म की मियारी मछलियों को छोड़ने का काम कर रही है। మీరు రండి, నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గౌరవ పెద్దలు పిసిసి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో మేము చాపిల్ల పంపిణీ ప్రారంభించాము. అది మీకు కనపడలేదా? కని విని ఎరగని రీతిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరీంనగర్లో మిడ్ మ్యానర్ వద్ద మేము ప్రారంభించాము గౌరవ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో. మరుసటి రోజు వేశాము. అది మీకు కనబడలేదా? నిన్న నిజామాబాద్ రామడుగు ఆ శ్రీరామచంద్ర యొక్క అడుగు ఒక నిజామాబాద్ లో ప్రారంభించాము. అది మీకు కనబడలేదా? నేడు ఇప్పుడు ఈ రోజు తేదీ రాసుకోండి, 16 తేదీ భువనగిరి బీబీ నగర్ చెరువులో చేపలు పంపిణీ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు రండి మీరు చూడనికే. కళ్ళున్న కబోదులు అక్రమాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా అబద్ధాలకు ఐడి కార్డ్ గా పనిచేసినటువంటి హరీష్ రావు గారు కొంచెమన్నా సిగ్గుండాలి. बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस कायद और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए उनके दिल्ली दौरों की सिल्वर जुबली का मजाक उड़ाया और कहा कि इन दौरों से तेलंगाना को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। केटीआर ने बताया कि रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता 10 महीनों में 25 मरतबा दिल्ली का सफ़र किया, लेकिन उन दौरों की अहमियत पर सवाल उठाया और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रियासत के अहम मसाइल को नज़रअंदाज किया। केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि इतने ज़्यादा दौरों के बावजूद तेलंगाना में कोई नई पेशरफ्त या मंसूबा नहीं आया। उन्होंने किसानों की मुश्किलात, गुरुकुल स्कूलों की माली मुश्किलात और सेहत व तालीम के शोबों में जारी मसाइल को उजागर किया, जिन पर अब तक तवज्जो नहीं दी गई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस और बीजेपी की क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए बीआरएस को तेलंगाना की असल आवाज़ करार दिया। तेलंगाना भवन में बीआरएस विद्यार्थी के एक इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में बीआरएस के तेलंगाना की शिनाख्त बनने का दावा किया और कहा कि केसीआर ही तेलंगाना के महाफिज हैं और रियासत के गरीब आवाम के हुकूक़ और फलाह बहबूद के लिए बीआरएस पार्टी जद्दोजहद कर रही है। केटीआर ने जोर देकर कहा कि बीआरएस केसीआर उनकी या
उनकी ज़ाती जमात नहीं है, बल्कि ये तेलंगाना के अवाम की उमंगों की नुमाइंदा सियासी क़ुव्वत है। 10 నెలలు అయింది. ఈ 10 నెలల్లో మనకున్న అన్ని కష్టాలు తొలగిపోయింది. మనం చూసిన గత 10 నెలలు బహుశా నాకు తెలిసి మన పార్టీ పుట్టిన నాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు మనం ఎదుర్కొన్న అత్యంత కష్టకాలం ఏదైనా ఉంటే గత 10 నెలలే. ఏ రకంగా అంటారా? ఒకవైపేమో అనుకోకుండా ఎలక్షన్లో ఓడిపోయినాం డిసెంబర్. ఎవరు ఊహించలేదు మనం డిసెంబర్ 3 నాడు ఓడిపోతామని, ప్రతిపక్షంలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని పొరపాటున కూడా అనుకోలేదు. మళ్ళా మనమే వస్తాంలే అనే ఒక అతి విశ్వాసం, చిన్న చిన్న పొరపాట్లు మనం చేసినాయి, ప్రజల్లోకి ప్రతిపక్షం బలంగా తీసుకుపోవడం, వాళ్ళు ఇచ్చిన అడ్డగోలు హామీలు వాటిని ప్రజలు కొంత నమ్మడం, ఇవన్నిటి వల్ల ఇంకోటి ప్రజలు కూడా 2 సార్లు ఇచ్చినాం కదా, ఒకసారి వాళ్ళకి హితం ఏంటి, ఏమవుతుంది, ఆటో పైలట్ మోడ్లు ఉందట కదా, ఏమైనా ఆగిపోతుందా, కరెంట్ అవుతుందా, నీళ్ళు అవుతాయా, ఇండస్ట్రీలు అవుతాయా, ఏదో అవుతుంది ప్రజలు కూడా అనుకోవడం వల్ల జరిగిపోయింది. సరే, డిసెంబర్ 7 నాడు మన నాయకుడు, మన పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అనుకోకుండా ఒక ప్రమాదం జరగడం, దాదాపు 3 నెలల పాటు ఆయన ఇబ్బందులు పాల్గొవడం, ఈ టోటల్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ జరగడం, దానివల్ల మనందరం కూడా బాధపడ్డాం. ఆ తర్వాత మన పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఒక 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు రకరకాల ప్రలోభాలతోని వాళ్ళు దొంగలలో కలిసిపోయింది. इनकम टैक्स के अहदेदारों ने हैदराबाद, उसके आसपास के अजला बशमूल रंगारेड्डी, मेदक और संगारेड्डी में बड़े पैमाने पर छापे मारे, जिनका हदफ नुमाया रियल स्टेट कारोबार और सियासी शख्सियात थी। इस मरबूत ऑपरेशन के तहत 30 मकामात पर एक साथ तलाशी ली गई। अहम निशाने में विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले रियल स्टेट कारोबारी अफराद के घरों और दफातर को शामिल किया गया, जो कुल्लूर, रायदुर्गम और IT कॉरिडोर में काम कर रहे हैं। खास तौर पर दिलसुख नगर के चैतन्यापुरी में गुगी प्रॉपर्टीज़ और डेवलपर्स के दफातर और कांग्रेस कायद शेख अकबर की मलकपेट में रिहायशगाह के साथ साथ गुगी प्रॉपर्टीज़ के 15 दफातर में भी छापे मारे गए। छापों का मरकज़ अन्विता बिल्डर्स भी रहा, जिनके सरबराह बोपन्ना अच्युत राव और उनके ख़ानदान के अफराद बोपन्ना श्रीनिवास राव और बोपन्ना अनविज भी इस कार्रवाई में शामिल थे। IT हुक्काम ने दस्तावेज़ात का तफसीली जायज़ा लिया और मोबाइल फ़ोन जब्त किए। तलाशी के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए और किसी को इमारतों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। एक अहम पेशरफ्त में मॉइस्ट लीडर किशन जी की अहलिया सुजातक्का, जो कल्पना के नाम से भी मशहूर है, मुबैना तौर पर हिरासत में ले ली गई। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक सुजातक्का को तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में हिरासत में लिया गया। उस वक्त वो जुनूबी सब जोनल ब्यूरो की इंचार्ज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं और मौनवाज पार्टी की मरकज़ी कमेटी की रुकन भी हैं। इत्तलात के मुताबिक सुजातक्का को 3 दीगर मॉइस्ट मान्य बाई, पद्मा और झांसी बाई के साथ हिरासत में लिया गया। ठोस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। ताहम पुलिस हुक्काम की जानिब से अभी तक बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। सुजातक्का के शौहर किशन जी सरकर्दा माओ नवाज लीडर थे, जिन्हें 2011 में मगरबी बंगाल के बोरी शोल में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। किशन जी का ताल्लुक तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली से था। सुजातक्का मुबैना तौर पर कई सालों से माओ नवाज सरगर्मियों में मुलविस रही हैं और शौहर की मौत के बाद से वो हुक्काम को मतलूब थी। IAS अहदेदार डॉक्टर एलम्बर्ती ने कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तौर पर ओहदा संभाल लिया। उन्होंने अम्रपाली काटा की जगह पर यह जिम्मेदारी संभाली। गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एलम्बर्ती को इस ओहदे की ज़्यादा जिम्मेदारी दी थी। इन अहकामात के बाद आज एलम्बर्ती ने नई जिम्मेदारी संभाल ली। खलीज बंगाल में तूफान के ज़ेर असर आंध्र प्रदेश के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। कई अजला में शदीद बारिश और सैलाब के खतरे के पेश नज़र हुक्काम को अलर्ट कर दिया गया है। बारिश की वजह से सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। शदीद बारिश के पेश नज़र किसान फसलों के ज़ेर आब आने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। विशाखापट्टनम ज़िले में समुद्री लहरों में इजाफा हुआ है। लहरें आर के बीच पर दुकानों से टकरा गईं। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। इसके पेश नज़र महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने हुक्काम को हिदायत दी कि आवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात से महफूज रखने के लिए चौकस रहें। दाना किशोर ने जोनल कमिश्नर्स और दीगर मुतालिका हुक्काम के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि नशीबी इलाकों में पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए और हंगामी टीमें तैयार रखी जाएँ। ट्रैफिक पुलिस, वाटर वर्क्स और बरकी महकमे बाहमी ताउन से काम करें ताकि बारिश के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना हो। आवाम को हिदायत दी गई है कि वो ज़रूरत के अलावा घरों से बाहर ना निकलें और बच्चों और बुज़ुर्गों को बहते हुए नालों के करीब
ना जाने दें। नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद किसी भी हंगामी सूरत हाल में GHMC हेल्पलाइन या DRF से रब्ता करें। शहरियों से गुजारिश की गई है कि मेन होल्स ना खोलें और पानी से भरे हुए मकामात पर पैदल या गाड़ी पर जाने से गुरेज करें। आंध्र प्रदेश के नंदियाल की विजय डायरी फैक्ट्री के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आंजहानी NT रामाराव की जानिब से इफ्तिताह के मौके पर लगाई गई तख्ती को निकालकर नाले में फेंक देने के वाक़े पर हुक्मरान जमात तेलुगु देशम की रुकन असम्बली भूमा अखिला प्रिया ने बरहमी जाहिर की। ये तख्ती 1983 में लगाई गई थी, जिसको नाले में फेंक देने के वाक़े पर अलागड्डा की रुकन असम्बली अखिला प्रिया ने विजय डायरी के सदरनशीन पर बरहमी जाहिर की। उनकी हिदायत पर इस तख्ती को निकालकर उसके असल मुकाम पर दोबारा लगा दिया गया। MD के दफ्तर में साबिक वज़ीर आला जगन की तस्वीर की मौजूदगी पर भी अखिला प्रिया ने बरहमी जाहिर की और कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक मौजूदा वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए उसके बरक्स साबिक वज़ीर आला जगन और राजशेखर रेड्डी की तस्वीर कैसे लगाई जा सकती हैं। Who are you అంటున్నా నేను తెలియదా ఎవడో మీకు? You have no right to question me. మామగా వస్తే నీకు మర్యాద ఇస్తా. You have anything against me? Give a complaint. ఎవడు చెప్పినా నేను రాకూడదని? ఎవడు చెప్పినా నేను రాకూడదని? ఏది చట్టం? నువ్వు మెయింటైన్ చేస్తున్నావా? ఎక్స్ కాదు, ఒక్క నిమిషం. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫోటో పెట్టకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫోటో ఎందుకు పెట్టినారు మీరు? మరి ఎవరికి సంబంధం లేనప్పుడు ఈయన ఫోటో ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? మరి NT రామారావు విగ్రహం ఎందుకు పెడుతున్నారు? ఏంటి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు చేస్తూ కూర్చుంటే మేము చూస్తూ కూర్చుంటామా? అయినా కట్టించాలా 2 నిమిషాల్లో? SV నాగిరెడ్డి తాతది నేను విగ్రహం నేను కట్టించాలా 2 నిమిషాల్లో? మస్తు నాకెందుకు ఫోన్ చేసినారు? నాకు మామగా చేసినావా విజయ డైరీ చైర్మన్ గా చేసినావా? నువ్వు చెప్పు. నువ్వు మామగా చేసినావా విజయ డైరీ చైర్మన్ గా ఫోన్ చేసినావా? నాకు చెప్పు మాట. చెప్పు. मामा చేసినావు కదా మామ నీ చైర్ లో కూర్చుంటే। जिले निर्मल में जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 मगरमच्छ गाड़ी से निकल पड़े। यह हादसा जिले के मोंडी गोट गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब बिहार के दारुल हुकूमत पटना के संजय गांधी नेशनल जू पार्क से मुख्तलिफ अक़साम के जंगली जानवरों को बेंगलुरु के बायरागट्टा नेशनल जू पार्क मुंतकिल करने के लिए जाने वाली 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी का तवाज़ुन ड्राइवर ने मोंडी गोट गांव के करीब खो दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी उलट गई। इस हादसे के साथ ही 8 मगरमच्छों में से 2 बाहर निकल आए। ताहम मकामी जंगलात के हुकाम ने फौरी हिफाजती इक़दाम करके उन्हें पकड़ लिया। तमाम जानवरों को दूसरी गाड़ी में बेंगलुरु रवाना किया गया। गाड़ी में मौजूद तमाम दीगर जानवर महफूज रहे, उनमें मगरमच्छ और नायाब सफ़ेद शेर भी शामिल थे। SP निर्मल जिला जानकी शर्मिला ने इस ऑपरेशन की निगरानी की। जिले खम्मम में कार बेकाबू हो गई, जिसकी टक्कर के नतीजे में एक शख्स हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के पेरवांचल इलाके में उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार बेकाबू होकर राहगीरों से टकरा गई। इस हादसे में जख्मी अफराद को इलाज के लिए खम्मम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूक शख्स की शिनाख्त नरसैया के तौर पर की गई। बदरादरी कोतगुडम जिले के लक्ष्मी देवी पल्ली मंडल के एक निजी स्कूल में 6ठी जमात की तालिब इल्म को मुबैना तौर पर होमवर्क मुकम्मल न करने पर उसके उस्ताद ने मारा पीटा। बताया जाता है कि उस्ताद सत्या नामी शख्स ने तालिब इल्म को सख्ती से तशद्दुद का निशाना बनाया। तालिब इल्म के वालिदैन ने बच्चे के जख्म देखने के बाद स्कूल के CCTV फुटेज का जायजा लिया और उस्ताद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक फुटेज में इस हमले की तस्दीक हुई, जिसके बाद हुक्काम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मकामी हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में हिंदुस्तानी टीम ने शर्मनाक मुजाहरा किया। यहां टेस्ट के दूसरे दिन पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सिर्फ 46 रन बनाकर सिमट गई। पहले दिन का खेल बारिश की नजर होने के बाद दूसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जो बहुत बुरा साबित हुआ। टीम एक के बाद एक विकेट गंवाते हुए 31 ओवरों में सिर्फ 46 रन पर ही ऑल आउट हो गई। 34 रन तक जब हिंदुस्तान के 7 विकेट गिर गए थे, उस वक्त टीम के 5 बल्लेबाज बगैर कोई रन बनाए ही पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। ये टेस्ट क्रिकेट में हिंदुस्तान का अपनी सरजमीन पर सबसे कम स्कोर है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।